आज की कहानी देश के टॉप 10 मर्डर मिस्ट्री में से एक है, इसलिए वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। ध्यान रहे कि ये पूरी कहानी जांच एजेंसियों के जरिए बताई गई बातों पर आधारित है। जैसा अधिकारियों ने बताया है, ठीक उसी तरीके से हमने इस केस को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। 25 जलवायु विभाग में जाने माने एक राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हो जाती है और वो अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में आते हैं। वहाँ पर रखे कंप्यूटर को खोलते हैं और कुछ मेल वहाँ पर करने लगते हैं। आरुषि उस वक्त नॉवल पढ़ रही थी। आरुषि की माँ नुपुर भी कुछ देर में वहाँ पर आ जाती है। अब माँ और बेटी दोनों बात करने लगती है और पिता ईमेल करने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि आरुषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। वो आरुषि के कमरे में झांक करके देखता है तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में होते हैं। आरुषि के पिता राजेश तलवार को गुस्सा आता है और वो भागकर किचन में रखी गोल्फ स्टिक को उठा करके लाते हैं और कमरे का दरवाज़ा तेजी से खोलते हैं और हेमराज के सर पर बहुत तेजी से वार करते हैं। हेमराज का वहां सर फट जाता है। राजेश ने गोल स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट जाता है और वार जाकर के सीधे आरुषि के सर में लग जाती है। इसके बाद दूसरे कमरे से नुपुर तलवार भी आ जाती है। राजेश ने पूरी बात राजेश नुपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने में लग जाते हैं और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग जाते हैं। राजेश और नुपुर तलवार हेमराज के लाश को छत पर लेकर के जाते हैं और वहां पर एक किनारे लाश को रख दिया जाता है और उसके ऊपर से कूलर का ढक्कन उस पर रख देते हैं। राजेश को लगता है कि कहीं हेमराज बच न जाए, इसीलिए वो नीचे जाते हैं और नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर के आते हैं और हेमराज के गर्दन की नस वो काट देते हैं। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी नीचे आते हैं और ये आरुषि के कमरे में चले जाते हैं और तब आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया जाता है ताकि आरुषि भी यहाँ पर बच न सके। और इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रख दिया और उन्हें फेंकने वो वहाँ से चले जाते हैं। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। हेमराज के अलावा भारती भी राजेश तलवार के घर पर नौकर होती है। वो रात में घर चली जाती थी। 16 मई के सुबह वो 6 बजे सुबह राजेश तलवार के घर पर आती है। गेट बंद होता है। 3-4 बार उसने डोर बेल बजाया। उसके बाद नुपुर आंखें मलती हुई आती है और कहती है, हेमराज कहाँ पर है? भारती कहती है कि मैं इतनी देर से डोर बजा रही हूँ लेकिन हेमराज ने दरवाज़ा नहीं खोला है। इसके बाद नुपुर तलवार ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उनसे खुलता नहीं है और उसके बाद वो भारती को चाबी दे देती हैं। भारती ने हाथ अंदर डाल करके ताला खोल लिया। भारती और नुपुर तलवार दोनों अंदर आती हैं। उसके बाद वो एक नज़ारा देखती हैं। राजेश तलवार सामने खड़े हुए रो रहे थे। नुपुर तलवार ने आरुषि के कमरे का रुख कर लिया और वहाँ पर आरुषि की लाश को देखा और आरुषि की लाश को देखते ही वो जोर जोर से वहाँ पर रोने लगती है और उसके बाद वो भारती से कहती है, देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। हेमराज ने कहा, ये क्या कर दिया? अब ऐसा देख कर के भारती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और रोते हुए पूछती हैं कि क्या इसकी खबर पड़ोसियों को बताऊं? नुपुर ने हाँ में सर हिला दिया। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुला लिया। लगभग 6:50 का ये वक्त होता है जब पुलिस इनके घर में आती है। राजेश तलवार और नुपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लिया था।
हेमराज नेपाल का होता है, इसीलिए पुलिस का एक दल नेपाल के लिए निकल जाता है। यूपी पुलिस की फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नीलाल गौतम घटनास्थल पर सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं और फोटोग्राफ ले लेते हैं, फिंगरप्रिंट निकाल लेते हैं। लेकिन जब उसका फाइनल प्रिंट निकल कर के आता है तो 24 में से 22 उसमें से धुंधले होते हैं। 23 फोटो नेगेटिव से मेल ही नहीं खाते थे। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर जाने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पर ताला बंद होता है। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने चाबी दे दी। अब पुलिस ऊपर जाती है और हेमराज के लाश को देखती है और देखकर सन्न रह जाती है। अब पुलिस का शक बढ़ता जाता है। अभी तक पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया और 23 मई 2018 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई को केस मिलता है तो तलवार खानदान को टेस्ट करवाया तो उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार होती है। लोगों ने जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए क्योंकि सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवा लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जांच टीम ने राजेश की क्लिनिक में काम करने वाली नौकर राजकुमार और विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्णा शेख से पूछताछ करनी शुरू कर दी। यहाँ पे उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को ये रिपोर्ट भेज दी। प्रीति सिंह ने सीबीआई की पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि फिर से आप लोग जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के दूसरे टीम को मिल जाती है। इसका नेतृत्व एजीएन कॉल को सौंपा जाता है। दूसरे टीम ने तलवार के सारे नौकरों को छोड़ दिया और गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल कर देती है। चार्जशीट में राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी थी। आरोपी की लाश को ढकने, उसके प्राइवेट पार्ट को साफ करने कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि आरोपी के प्राइवेट पार्ट को साफ किया गया था। हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ी पर ताला तो बंद होता है। सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति की घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले थे। हेमराज के लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब सारी शराब पी थी और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करी थी। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को धारा 302 और 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी थी। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 का दोषी पाया गया था और 5-5 साल की इन दोनों को सजा सुना दी थी। अदालत के अनुसार अब नुपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में रहना था, लेकिन राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा, इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहाँ पर है। कोर्ट ने जो दलीलें दी थी उसे समझिए। हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहाँ है। हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नुपुर पर क्यों नहीं मिले। राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई, लेकिन कोई अंतर क्यों नहीं मिला। राजेश और नुपुर के नार्को टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिलता था जिससे वो दोषी साबित हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस B.K. नारायण और जस्टिस A.K. मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरीके से राजेश तलवार और नुपुर बरी कर दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिलता है यहाँ पर, यानी कि दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये वाला नियम यहाँ पर अपनाया गया था। फैसला देखा तो गाजियाबाद की दासना जेल में बंद राजेश और नुपुर दोनों रो पड़ते हैं। नुपुर बोली, अब हमें इंसाफ मिला है,
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई ने सिर्फ कहानियां बताई हैं, उसके पास इसे साबित करने के लिए सबूत नहीं है, इसलिए राजेश तलवार को जेल में नहीं रखा जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगती है। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, अपील का माध्यम बनाया हेमराज के पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही थी और फैसले का इंतजार है। तो दोस्तों, आज की क्राइम की कहानी में इतना ही। आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो पर रिसर्च करने में बहुत सारा वक्त लगता है। अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।